हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसका वीडियो 2 पार्ट में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पार्ट 1। तो जैसा कि आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, ये है सेल का डायग्राम जिसमें लेबलिंग किया हुआ है। ये है न्यूक्लियस, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो अभी ये सब हम लोग को लग रहा होगा कि ये क्या है, बट फर्दर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा इन सारे ऑर्गेनल्स का फंक्शन एंड ऑल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये चार्ट देखेंगे कि सबसे पहले होता है सेल, फिर सेल मिलके बनता है टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलके बनाता है एक ऑर्गन, देन बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ये सब मिलके फॉर्मेशन करता है एक ऑर्गेनिज्म का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम दिस स्लाइड। इस स्लाइड में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी इस चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या है। Cell were discovered by Robert Hooke in the year 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया, आइए देखते हैं। He observed the cells in a cork slice with the help of primitive microscope. इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल को डिस्कवर किया था। इन अ कॉर्क स्लाइस, कॉर्क क्या होता है आइए देखते हैं। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। पेड़ का जो छाल होता है उसे हम लोग कॉर्क कहते हैं, ठीक है। यहीं से इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। सेल क्या है, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। व्हाट इज सेल, सेल क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज बेसिक बिल्डिंग यूनिट। सेल क्या है, लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और ये बायोलॉजिकल यूनिट भी कहलाता है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक भी कहलाता है हमारे लाइफ का। यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में। ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप इन द पॉन्ड वाटर। अब ल्यूवेनहुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। किसके हेल्प से, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन द ईयर 1831। अब रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया किस साल में, 1831 में। नेक्स्ट पॉइंट है पुकिंजी coined द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इन द ईयर 1839। नाउ पुकिंजी नाम के जो साइंटिस्ट थे, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इन्होंने उसे नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। किस ईयर में, 1839 में। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, मे बी 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में ही इसे बता दिया। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। तो सेल, कोई भी थ्योरी रहता है तो उसे कोई लोग देते हैं, तो ये थ्योरी दिया है 2 बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है स्क्लेडन, जो 1838 में दिए हैं सेल थ्योरी, और एक है स्क्वॉन, इन्होंने 1839 में दिया है। तो सेल थ्योरी क्या स्टेट करता है, आइए देखते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी का मानना है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये सब किससे कंपोज्ड है, ये सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और सेल क्या है, किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटा यूनिट है किसी भी लाइफ का, वो है क्या, सेल। Now cell theory was further expanded by Virchow in year 1855। अब सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किया गया। पहले सेल थ्योरी दिया स्क्लेडन और स्क्वॉन ने। स्क्लेडन का कहना है कि सारे प्लांट्स बने होते हैं सेल से, और स्क्वॉन का कहना है कि सारे एनिमल्स बने हुए होते हैं सेल से। तो इसे ऑल टुगेदर करके सेल थ्योरी बना दिया गया कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने होते हैं, सेल से। अब सेल को फर्दर एक्सपैंड किया वर्चाओ ने, इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी में फिर सवाल उठा कि सेल आया कहाँ से, अगर सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब चीज़ सेल से बने हैं तो सेल आया कहाँ से। तो इसी को एक्सपैंड किया है वर्चाओ ने कि जितने भी सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ऐसे सेल से जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी सेल्स उनसे ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। जब पहले के टाइम पे हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप वगैरह, जिसमें ज़्यादा
फंक्शंस नहीं हम लोग परफॉर्म कर पाते थे और कुछ चीज़ों को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन जब से 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ है, तब से पॉसिबल हो गया है चीज़ों को ऑब्जर्व करना, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ऑब्जर्व करना और अंडरस्टैंड करना, जैसे कि सेल और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे एमीबा के बारे में। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। एमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीनिंग इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ है। तो ये है डायग्राम एमीबा का। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल का जो शेप होता है और साइज होता है ये रिलेट करता है किससे, वो क्या फंक्शन कर रहा है, क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। सम सेल्स लाइक एमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अब ये जो एमीबा है ये हर समय ऐसा ही नहीं रहता है, ये अपना शेप्स चेंज करते रहता है, साइज भी चेंज करते रहता है। ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है ये एमीबा का न्यूक्लियस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, कितने तरह के होते हैं और some examples of different types of organisms. So let's start the video. All living organisms have several key characteristics or functions which include न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके पास सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किससे कंपोज्ड है, सिंगल टाइप के सेल से। ठीक है, जिसमें से यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है वन। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन, एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल और ये रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एमीबा, क्लामाइडोमोनास, पैरामेशियम एंड बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है ये बहुत सारे सेल से कंपोज्ड होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जिसमें मल्टी का मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो मैनी सेल्स से बने हुए हैं ये सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मल्टीपल सेल्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, ये जो मल्टीपल सेल्स हैं, ये कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स विद टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जैसे हमने देखा कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है सिंपल, लेकिन इनका स्ट्रक्चर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको टिश्यूज भी मिल जाएगा और आपको इसमें ऑर्गन्स भी मिल जाएगा, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी। ये है एग्जाम्पल्स सेल का। पहला फोटो जो हम लोग देख रहे हैं ये है न्यूरॉन सेल, ये है मसल सेल, ये है स्पर्म सेल और ये है ओवम सेल। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living form. जितना भी living cell है उसके पास capacity होता है perform करने का अपना functions को। How does a living cell perform these basic functions? अब ये जो living cells है ये basic functions अपने कैसे perform करते हैं, ये question है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। Answer is there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. जैसे हमारा जो बॉडी है, ह्यूमंस का जो बॉडी है, उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है कि कौन सा ऑर्गन क्या काम करेगा, उसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेल्स में भी। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो डिफरेंट पार्ट्स है, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह सेल्स में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं और ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Each cell has got certain specific components within it known as cell organelle. ठीक है,
अब हर एक सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के बॉडी में आपको सेल ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे जो डिफरेंट फंक्शंस और टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेल को क्लीन रखना, खाना स्टोर करना, एक्सेट्रा। Each kind of cell organelle perform a special function such as making new materials in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. हर एक तरह का जो सेल ऑर्गेनल है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल के लिए न्यू मटेरियल्स को क्रिएट करना, सेल्स के लिए न्यू मटेरियल्स को बनाना, फिर उसके वेस्ट मटेरियल्स को क्लीन करना एंड सो ऑन। इसी तरीके से डिफरेंट फंक्शंस। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. सेल जीवित रहता है और सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है हम सेल के ऑर्गेनल्स। जिस तरीके से हम जीवित रहते हैं क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स अपना फंक्शन कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सेल भी जीवित है जस्ट बिकॉज कि इसके ऑर्गेनल्स परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शंस। What is cell made up of? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल किससे बना हुआ है एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो सेल इज मेड अप ऑफ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो अभी हम लोग जैसे पढ़ें कि सेल के जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग एक माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को पढ़ेंगे, देखेंगे स्लाइड के अंदर सेल को डाल के, तो वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। तो 3 चीज़ें हम लोग को सेल में कॉमन दिखेगी, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। सो ये सेल है, दिस पार्ट इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म इज व्हाट, ये लिक्विडी पार्ट, ये जो पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिंकिश जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। एंड this membrane, outer membrane, this is called cell membrane, okay। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सेल को सेपरेट करता है सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कंटेंट है उससे सेल को सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक परत की तरह ये एज अ मेम्ब्रेन काम करता है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखने का। It allows and permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अलाउ करता है और परमिट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कुछ मटेरियल्स का एंट्री एंड एग्जिट को ये रोकता भी है और अलाउ भी करता है अंदर जाने के लिए जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सेवरल अदर मटेरियल्स को भी प्रिवेंट करता है कि सेल के अंदर वो मूव ना करे। इसी रीज़न से इसे हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये बना हुआ है लिपिड से एंड प्रोटीन से, ये बना हुआ है प्रोटीन से एंड lipid से। So next point is, however, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf the food. अब सेल जो है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है, हम लोग अभी जाने। तो ये फ्लेक्सिबल होने का रीज़न क्या है कि ताकि सेल आसानी से फूड को इनगल्फ कर पाए, खा पाए एंड अदर मटेरियल्स और बाकी चीज़ों को भी इनगल्फ कर सके जो उसके लिए फ़ायदेमंद है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस नाम से जानते हैं। सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। अब सेल फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल क्यों है, ताकि वो इनगल्फ कर सके फूड को और अदर मटेरियल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। एमीबा इसी प्रोसेस से फूड एक्वायर करता है। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे सेल वॉल के बारे में।
सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को याद रखना है कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. In addition to plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall. Plasma membrane प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, और सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, ओनली इन प्लांट सेल. तो ये एक अनदर रिजिड आउटर कवरिंग है प्लांट सेल के बाहर. ठीक है. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके बाहर लाई करता है सेल वॉल. ठीक है. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है. अब ये जो सेल वॉल है ये किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से. ठीक है. अब ये सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. ठीक है. और ये प्रोवाइड करता है प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. प्लांट्स को स्ट्रेंथ का ज़रूरत है ताकि वो बिल्कुल सीधा रहे, है ना. प्लांट्स को स्ट्रेंथ का ज़रूरत है ताकि वो प्लांट बिल्कुल सीधा रहे, तो ये सेल्यूलोज उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस. ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है. व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. इस फिनोमिनन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं. आइए समझते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है डिटेल में. तो एक ये है लिविंग प्लांट सेल. ठीक है, ये है प्लांट सेल, दिस इज इट्स न्यूक्लियस. ठीक है, ये प्लांट सेल है. अब ये वाटर लूज कर रहा है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे. इस वीडियो में मैं आपको वो नहीं समझा रही हूँ. फिलहाल के लिए आप प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन समझ लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी प्लाज्मोलाइसिस फिर से, जब हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस समझेंगे. ठीक है. तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज जो एक लिविंग प्लांट सेल है ये जब वाटर लूज करता है, ठीक है, तो क्या होता है? श्रिंकेज हो जाता है या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. ये क्या होता है ना, सिकुड़ जाता है. जब ये ना लूज करता है ना वाटर, तो ये सिकुड़ जाता है ये. ठीक है. दिस फिनोमिनन, अब ये जो सेल, अभी इसमें पूरा हायर कंसंट्रेशन है पानी का, अब पानी का कंसंट्रेशन इसमें हो गया है लो. ठीक है. तो ये लो हो गया, तो ये कैसा दिख रहा है? ऐसा. तो ये इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें पानी का लूज हो जाता है सेल वॉल में. ठीक है. इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है. न्यूक्लियस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज व्हाट? ब्रेन ऑफ द सेल. द न्यूक्लियस इज द कमांड सेंटर ऑफ सेल. सेल का जो कमांड सेंटर है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस. दिस इज बिकॉज, अब सेल के कमांड सेंटर को क्यों, न्यूक्लियस को क्यों बोला जाता है ये सेल का कमांड सेंटर है? क्योंकि ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल. अब ये जेनेटिक मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सेल के न्यूक्लियस में होता है. इसी कारण ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसे ब्रेन भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? कमांड सेंटर. ठीक. plays central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and form new cells. अब न्यूक्लियस क्या है? एक बहुत ही सेंट्रल रोल और एक वाइटल रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में, सेल के रिप्रोडक्शन में. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स, एक ये जो सिंगल सेल है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में डिवाइड कर जाता है रिप्रोड्यूस करके. ठीक है. ये एक सेल 3 अलग अलग डिफरेंट सेल बना देता है. ठीक है. ये क्या है? सेल्यूलर रिप्रोडक्शन. and form new cells, plays crucial part along with the environment in determining the way cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. अब ये जो न्यूक्लियस है ये क्रूशियल पार्ट प्ले करता है एनवायरनमेंट के साथ, और ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से सेल हमारा जो है वो डेवलप करेगा और मैच्योरिटी में कैसा फॉर्म एग्जिबिट करेगा, कैसा बनेगा. ठीक है. ये किस तरीके से ये परफॉर्म करता है ये टास्क? ये डायरेक्ट करता है सेल के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज चल रहा है उससे. इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? सी, ये है हमारा न्यूक्लियस. ठीक है. वेट, ये हमारा है सेल, ये है न्यूक्लियस. ठीक है. अब मेम्ब्रेन क्या है? कोई भी चीज़ जो सराउंड कर रहा है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो ये किसको सराउंड कर रहा है? हमारे न्यूक्लियस को. दिस थिंग इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज, ये है न्यूक्लियस, ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज सेल. ठीक है.
न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग। न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट हैज़ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्स है ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं मटेरियल्स का ट्रांसफर को न्यूक्लियस के अंदर और बाहर, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या है, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म। तो चीज़ों का ट्रांसफर होता है इन्हीं पोर्स से, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, जो ये है क्रोमोसोम हमारा, ये क्या है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज क्रोमोसोम कंटेन। ये कुछ 1 मार्क का क्वेश्चंस है तो इन्हें मैंने सेपरेट ही लिख दिया है और यहीं पे मैं आपको समझा भी दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज क्रोमोसोम कंटेन। क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, क्या होता है क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। अब डीएनए का जो फुल फॉर्म है, ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा उसे, और किस फॉर्म में ये करता है स्टोर, डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। व्हाट आर क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बना होता है, ये डीएनए से बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और किससे, प्रोटीन से, ठीक है। व्हाट डज डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन। अब ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। सेल्स को कंस्ट्रक्ट करना और ऑर्गेनाइज करने का जो इंफॉर्मेशन होता है ये होता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन जो है जीन्स। जीन्स क्या होता है, जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, डीएनए में जो सेगमेंट्स है जो फंक्शन करते हैं, जो फंक्शनल सेगमेंट्स कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, जीन्स। बायोलॉजिकल टर्म में इसे हम लोग जीन्स बोलेंगे। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, वो सेल जो डिवाइड नहीं करेगा उसमें डीएनए किस प्रेजेंट में, किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल के नाम से प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस नाम से प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल के नाम से। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये विजिबल एज एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये फंसा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमैटिन मटेरियल उसी के जैसा दिखता है, ठीक है। अब जब भी ये सेल डिवाइड करेगा ये क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है जब सेल डिवाइड करने के फॉर्म में आ जाए तब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, इन न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल है, ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है आपको सेल में, आपके सेल में अगर ये है सेल और ये है बस न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसमें न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ है, ये एरिया जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये जो अनडिफाइंड रीजन है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, जो मैंने आपको बताया था मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये है सेल, ठीक, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये पूरा एरिया, दिस थिंग, ये जो पूरा अंदर वाला एरिया है ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, यही क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट्स। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड लाइक कंटेंट है, मतलब ये क्या है,
साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। अब ये जो है ये जो है साइटोप्लाज्म, इसमें क्या है, सारे सेल ऑर्गेनल्स इसी में तैरते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, ये सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इट इज बेसिकली अ सब्सटेंस दैट फिट्स द सेल, ठीक है, दैट फिल्स द सेल। ये साइटोप्लाज्म वो सब्सटेंस है जो सेल को पूरा भर देता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म कैसा मटेरियल है, जेली लाइक मटेरियल है, जिसमें 80% पानी ही होता है और ये क्लियर होता है कलर में, मतलब इट्स लाइक ट्रांसपेरेंट, बहुत ही क्लियर होता है कलर में, 80% पानी से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज मोर लाइक विस्कस थिक जेल दैन अ वाटरी सब्सटेंस। मतलब 80% वाटर है तो ये वाटरी सब्सटेंस नहीं है, ये एक थिक जेल है। बट इट लिक्विफाइज व्हेन शेकन और स्टर्ड। लेकिन ये लिक्विफाई कर जाएगा, मतलब पूरा पानी जैसा वाटरी सब्सटेंस हो जाएगा जब हम इसको शेक करेंगे या स्टर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना अभी मैंने आपको बताया। बाकी जो टॉपिक्स हमारा बचा हुआ है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और सेल ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शन, सेल डिवीजन के बारे में, ये हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो। सो थैंक यू।